रक्षा सुनना, पार्टी में ये लाल वाली ड्रेस ज्यादा अच्छी लगेगी या फिर ये पिंक वाली? क्या फर्क पड़ता है? तेरा अभिमन्यु तेरे बदन पर दोनों में से किसी को भी ज्यादा देर तक टिकने नहीं देगा। क्या यार रक्षा, तू क्या हर वक्त मुझे उसके नाम से छेड़ती रहती है? छेड़ूंगी भी और चिढ़ूंगी भी। उसने मुझसे मेरी बेस्ट फ्रेंड को छीन लिया। माना कि वो स्मार्ट है, हैंडसम है, अमीर है, सॉरी बहुत अमीर है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझसे मेरी फ्रेंड को छीन ले। रक्षा, ये बात तू भी जानती है कि मौली को रक्षा से कोई भी अलग नहीं कर सकता। हम दोनों तो एक ही है यार। ये कहते ही मौली रक्षा की गोद में बैठी और उसका गाल चूम लिया। रक्षा और मौली बचपन की सहेलियां थीं। उनकी दोस्ती बचपन से ही उनके स्कूल और कॉलेज में मिसाल बनी हुई थी। दोनों एक दूसरे पर जान वारती थीं। क्लास में फर्स्ट रक्षा आती थी और खुशी मौली को होती थी। मौली अपनी जिंदगी में ब्रश से लेकर बॉयफ्रेंड तक का हर फैसला रक्षा से बिना पूछे नहीं लेती थी। बचपन से लेकर आज तक रक्षा ने मौली का और मौली ने रक्षा का हर जन्मदिन साथ मनाया था। लेकिन ये जन्मदिन कुछ खास था। इस जन्मदिन के सिर्फ कुछ दिन बाद ही अभिमन्यु सिंह और मौली सक्सेना की एक दूसरे से शादी होने वाली थी और मौली रक्षा से दूर हो जाने वाली थी। शिट, मैं तो अभिमन्यु को फोन ही करना भूल गई। उसने मुझसे पूछा था कि केक किस फ्लेवर का ऑर्डर करना है। शिट शिट शिट। इतना कहते ही मौली अपना फोन लेकर कमरे से बाहर निकल गई। जब रक्षा ने मौली को अभिमन्यु के नाम से ही इतना उत्साहित होते हुए देखा तो उसके मुंह से निकला, भगवान तुम दोनों की जोड़ी को सही सलामत रखे। मौली अभिमन्यु को फोन करने के लिए अपने कमरे से बाहर निकली, पर उसका फोन नहीं लग रहा था। ओहो, अब इसके फोन को क्या हुआ? चलो मैं एक मैसेज ही डाल देती हूँ, देख के खुद कॉल कर लेगा। मैसेज करने के बाद मौली वापस रूम में जाके रक्षा के साथ बाकी तैयारियां करने लगी। दूसरी तरफ एक आलीशान होटल में एक कार आके रुकी। कार का डोर ओपन होते ही एक आवाज गूंजी, मैंने केक का फ्लेवर और डिजाइन जो एक्सप्लेन किया है 1% भी इधर का उधर नहीं होना चाहिए, क्लियर? ये अभिमन्यु था। इतना बोल के उसने अपना फोन कट किया और होटल के अंदर की तरफ बढ़ गया। वो आज की शाम मौली के लिए सरप्राइज से भरी हुई बहुत ही स्पेशल बनाना चाहता था। अभिमन्यु सिंह मुंबई के सबसे रईस लोगों की लिस्ट में टॉप 4 लोगों में आता था। उसके पिता के जाने के बाद पूरे मुंबई में ये हवा थी कि अभिमन्यु अपने पिता के बिजनेस को मिट्टी में मिला देगा। लेकिन अभिमन्यु ने उसे आसमान में पहुंचाकर सभी के मुंह पर तमाचा जड़ दिया था। आज बड़े से बड़ा बिजनेसमैन भी जब किसी मुसीबत में आता तो सबसे पहला फोन अभिमन्यु सिंह को ही घुमाता था। पर आज उसने अपने सारे कामों से छुट्टी ले रखी थी। वो अपनी जिंदगी के सबसे जरूरी काम में लगा हुआ था, मौली की बर्थडे पार्टी की तैयारी में। मैनेजर कहाँ है? मैनेजर, मैनेजर। मैनेजर ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से अपना नाम सुना तो वो घबरा गया। अभिमन्यु की जुबान पर जिस किसी का नाम गुस्से में आता था उसकी मौत पक्की थी। जितना तेज अभिमन्यु का दिमाग था उतनी ही तीखी उसकी जुबान थी और तेवर तो इन दोनों से ऊपर। अभिमन्यु अगर किसी को कोई काम देता था तो अच्छे से समझाता था, लेकिन जब काम करने वाला उसमें कोई कमी छोड़ता तो अभिमन्यु उसे नहीं छोड़ता था। यस सर। मौली को ऑर्किड से एलर्जी है। मैंने मना किया था ना, ये फूल मत लगाना। नहीं सर, ऐसा तो आपने नहीं कहा था। अभिमन्यु से कभी कोई गलती नहीं होती थी, आज भी नहीं हुई। उसने अपना फोन निकाला और मैनेजर को डेकोरेशन के सामान की लिस्ट दिखा दी। जब मैनेजर ने उस लिस्ट में पढ़ा नो ऑर्किड फ्लावर्स तो वो घबरा गया। सॉरी सर, सॉरी, वो मेरे लड़कों से कुछ गलती हो गई होगी। मैं अभी। इससे पहले कि मैनेजर आगे कुछ कह पाता, अभिमन्यु ने उसके गाल पर कसकर थप्पड़ मार दिया। मैनेजर और आसपास खड़े सभी लोग उस तमाचे की आवाज को सुनकर हक्के बक्के रह गए। ये थप्पड़ तुम्हारी गलती के लिए नहीं, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस के लिए मारा है। हटवाओ ये सारे फ्लावर्स। अभिमन्यु, ये क्या तरीका है? जरा सी बात पर तुमने उसे थप्पड़ मार दिया। कोई अपने एम्प्लॉइज से इस तरह से पेश आता है?
तभी अभिमन्यु की माँ सुभद्रा सिंह वहाँ आई और अभिमन्यु पर भड़क उठी। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ ऑफिशियल वर्क था तो मैं सीधा यहाँ से ऑफिस ही आ रहा था, नहीं तो घर पर बात कर लेते। अब मुझे कब और कहाँ तुमसे मिलना है ये तुम तय नहीं करोगे। ऑफिस से पता चला कि तुम यहाँ हो तो मैं यहाँ चली आई, और अच्छा हुआ आ गई। ये तो पता चला कि तुम अपने ऑफिस स्टाफ के साथ कितनी बुरी तरह पेश आते हो, बिना किसी बात के भी। सुभद्रा कहने को अभिमन्यु की माँ थी, पर उससे पहले वो एक कड़क मिजाज और प्रैक्टिकल महिला थी, जो जिंदगी के हर फैसले को नफे और नुकसान के तराजू पर तोलकर देखती थी। अभिमन्यु के ऊपर चिल्लाने की भी असली वजह वो थप्पड़ नहीं, बल्कि कुछ और थी। अगर इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है थप्पड़ खाने में, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। तुम्हारे पिता इन लोगों को अपनी हथेली पर रखते थे और तुम इन्हें हथेली की धूल समझते हो। ऐसा ही चलता रहा तो ये लोग ज्यादा दिन तुम्हारे साथ नहीं टिकने वाले। ये आपकी असली प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम कुछ और है। ये आप भी जानते हो और मैं भी। ये इतने तामझाम की क्या जरूरत थी? बर्थडे तुम्हारा है? नहीं, मेरी होने वाली बीवी का है। अभी भी वक्त है, संभल जाओ। वो लड़की बेवकूफ है, उसके चक्कर में अपनी जिंदगी खराब मत करो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उससे प्यार करता हूँ और करता रहूंगा। भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। इतना कहते ही सुभद्रा वहाँ से चली गई। अभिमन्यु पीछे से चिल्लाते हुए बोला, पापा भी आपके बारे में यही कहते थे। जितना सुभद्रा मौली को नापसंद करती थी, अभिमन्यु उसे उतना ही चाहता था। उसने मौली की बर्थडे पार्टी की ऐसी तैयारी की थी जैसे उनकी आज शादी हो रही हो। मखमली गलीचे, शानदार शराब और दुनिया का बेहतरीन खाना। शाम को अभिमन्यु खुद तैयार होकर मौली को उसके घर लेने गया था। जब उसने मौली को देखा तो देखता ही रह गया। वो किसी परी से कम नहीं लग रही थी। खुद अभिमन्यु भी कहीं का राजकुमार लग रहा था। जब उनकी गाड़ी होटल पहुंची तो अभिमन्यु ने मौली की आंखों पर पट्टी बांध दी। ये क्या कर रहे हो? अपना हाथ दो। मौली ने अभिमन्यु के हाथ में अपना हाथ दे दिया और उसके साथ चलने लगी। अभिमन्यु उसका हाथ थामे लाल गलीचे पर चल रहा था। वो मेहमानों से गुजरता हुआ उसे स्टेज पर ले गया। वहां पहले से ही मौली का केक रखा हुआ था। घड़ी में 12 बजने वाले थे। ऐसे में अभिमन्यु ने म्यूजिक बंद करवा दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, मे आई हैव योर अटेंशन। जिस खास लम्हे के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो लम्हा बस आने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1। हैप्पी बर्थडे मौली, आई लव यू। अभिमन्यु ने कहा और मौली की आंख पर से पट्टी हटा दी। पट्टी हटते ही मौली ने देखा आसमान में पटाखों की बारिश होने लगी थी। रंग बिरंगी कन्फेटी से सारा समा रंगीन हो गया था। मौली स्टेज पर चढ़ी और उसने अभिमन्यु के होठों को चूम लिया। तभी बैक स्टेज से एक बड़ा सा गिफ्ट अपने फेस के सामने किए हुए रक्षा भी स्टेज पर आ गई। हैप्पी बर्थडे मेरी जाने मन सखी। मौली ने जैसे ही रक्षा की आवाज सुनी, गिफ्ट हटा के उसे गले लगा लिया। अभिमन्यु केक का पीस कट करके मौली को खिलाने बढ़ा ही था कि रक्षा ने उसके हाथ से पीस लेके मौली को खिला दिया और हंसने लगी। अभिमन्यु ने उसे एक लुक दिया। मौली, तू सच में बहुत लकी है यार, वरना अभिमन्यु जैसे प्यार करने वाले लड़के आजकल मिलते कहाँ हैं। भगवान तुम दोनों को खुश रखे, एक साथ रखे। तुम दोनों की शादी हो, फिर बच्चे हों और मैं उनके साथ ढेर सारी मस्ती करूं। इतना कहते ही रक्षा ने मौली के चेहरे पर केक लगा दिया। मौली ने भी मस्ती मस्ती में रक्षा को केक लगा दिया। दोनों केक में लतपत हो गई थी। वहां की लाइट्स कम हो गई थी और म्यूजिक तेजी से बजने लगा। उसके बाद तो ना मौली को, ना अभिमन्यु को और ना रक्षा को किसी को कुछ याद नहीं था। तीनों शराब के खुमार में चूर हो गए थे। वो तीनों और उनके अलावा वहां मौजूद सब लोग नशे में चूर होकर इतना नाचे कि जैसे भूकंप आ गया हो। अगले दिन जब सूरज की हल्की हल्की रोशनी मौली की आंखों में पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। गुड मॉर्निंग माय लव। मौली ने अपने पास हाथ फिराते हुए कहा,
लेकिन वहां अभिमन्यु नहीं था। सारे मेहमान वहां से निकल चुके थे और वो नशे में सोफे पर ही सो गई थी। जब उसे अभिमन्यु अपने आसपास नहीं दिखा तो मौली ने अपनी आंखें साफ की और अपनी हील्स पहनकर अभिमन्यु को ढूंढने निकल पड़ी। अभिमन्यु। वो अभिमन्यु को फोन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन बंद था। परेशान सी मौली एक कमरे के बाहर पहुंच चुकी थी। अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। मौली ने दरवाजा खोला और अंदर चली गई। अंदर रक्षा बिस्तर पर बैठी रो रही थी। रक्षा, क्या हुआ? तू रो क्यों? इससे पहले कि मौली अपनी बात पूरी कर पाती, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अभिमन्यु रक्षा के बगल में लेटा हुआ था, बिना कपड़ों के। सिर्फ ब्लैंकेट उसके कमर तक ढकी थी। इधर रक्षा ने भी अपना बदन चादर से ढका हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा सूजा हुआ था। चादर पर खून लगा हुआ था। ये देखते ही मौली के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मौली, मौली मुझे माफ कर दे। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे। हाथ मत लगा मुझे, दूर है मुझसे। लेकिन रक्षा नहीं मानी और मौली को समझाने के लिए उसके पास आने लगी। मौली से रहा नहीं गया और उसने रक्षा के मुंह पर एक थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज से अभिमन्यु की नींद खुल गई। मौली उसके सामने खड़ी थी। मैंने तुझे क्या समझा था और तू क्या निकली रक्षा? ये कहकर